सो बेटा वेलकम बैक। तो बेटा अमीनो एसिड्स के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटीन्स। तो बेटा अमीनो एसिड्स को हमने डिटेल में पिछले 4 लेक्चर्स में स्टडी किया और कंक्लूड करके हम पहुंच गए हैं प्रोटीन्स। इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड्स क्या हैं, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या है, ज़्विटर आयन किसको बोलते हैं, अमीनो एसिड एसिडिक सोल्यूशन में या बेसिक सोल्यूशन में कैसे बिहेव करता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, पोलर अमीनो एसिड्स, चार्ज्ड अमीनो एसिड्स क्या हैं, आपको पता होने चाहिए। अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या है, उनकी कन्फिग्रेशन डी और एल क्या है, उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, डेक्स्ट्रो रोटेटरी अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा। और हमने फिर देखा कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है। जब हमने पेप्टाइड बॉन्ड स्टडी किया तो वहां पर हमने देखा कि कैसे अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और बनाते हैं चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो बेटा उसको कंक्लूड करने के बाद हम आते हैं प्रोटीन्स पर। सो व्हाट आर प्रोटीन्स? सब लोगों ने सुना होगा कि प्रोटीन्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स। बेटा प्रोटीन्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स। दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स होते हैं बेटा ये अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। ये आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अमीनो एसिड्स आर पॉलीमर्स और मोनोमर्स। यस, amino acids are monomers and they make proteins and proteins are polymers. ये जो बेटा प्रोटीन्स हैं they are very very important. They perform a number of functions. अगर आप देखेंगे प्रोटीन्स आपने पहले से लोअर क्लासेस में सुना होगा, प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ हो या डेवलपमेंट हो, प्रोटीन्स के बगैर हमारी बॉडी की ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अगर हमारी बॉडी में कहीं डैमेज हो जाए, टिश्यू डैमेज हो जाए, तो उसका रिपेयर जो होता है इट इज ओनली पॉसिबल बाय द प्रोटीन्स। Proteins are responsible for growth and development of our body. They are responsible for making repair of any tissue damage. हमारी बॉडी में हर जगह आप देखोगे कहीं ना कहीं प्रोटीन्स तो हर जगह होते हैं। अगर देखेंगे बेटा हमारी ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन, दैट इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कैन वी से हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी में है वो भी प्रोटीन होता है। हमारे बोन्स में प्रोटीन होता है ओसिन। हमारे कार्टिलेजेस में प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोइटिन। इसी तरह से बोन्स में जो प्रोटीन होता है बेटा उसको ओसिन बोलते हैं। अगर आप अपनी कार्टिलेजेस देखेंगे वहां पर प्रोटीन है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रोइटिन। इसी तरह से अगर आप अपने हेयर में प्रोटीन देखेंगे वहां पर भी प्रोटीन है, दैट इज कॉल्ड केराटिन। आपकी बॉडी में हर जगह प्रोटीन्स होंगे। इनफैक्ट अगर आप बायोमॉलिक्यूल्स के अगर आप सेल बायोलॉजी की तरफ नजर डालेंगे वहां पर आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो सेल्स सारी, चाहे सेल्स की बात हो, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात हो, जब भी सेल मेम्ब्रेन की बात उठेगी तो वहां पर प्रोटीन्स होते हैं। आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में तो पढ़ा है कि cell membrane is made up of a mosaic of lipids and proteins. फिर अगर आप देखेंगे ये जो प्रोटीन्स होते हैं हर जगह होते हैं। आप देखिए हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज टू डिस्ट्रॉय इन्फेक्शंस जिनको आप बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये एंटीबॉडीज भी क्या होती हैं बेटा? ये एंटीबॉडीज भी होती हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स हैव डाइवर्स रोल्स टू प्ले। हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं विच एक्ट एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। हमारी बॉडी में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो प्रोटीन्स होते, जो हार्मोन्स होते हैं,
and most of the hormones are proteins. Most of the hormones are proteins. तो बेटा proteins have number of functions to play. They are very versatile. पहले ये कहा जाता था कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं दे मेक अवर जेनेटिक मटेरियल. जब डीएनए का कोई नॉलेज नहीं था, जब डीएनए के बारे में पता नहीं था, तब तक ये रोल भी प्रोटीन्स को दिया जा रहा था कि शायद प्रोटीन्स जेनेटिक मटेरियल भी हो सकते हैं. दे आर रियली वर्सेटाइल. अब प्रोटीन्स का रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको पता है, ये आपने अपने लोअर क्लासेस में 9th में 10th में पढ़े होंगे. अगर आप देखेंगे बेटा प्रोटीन्स जो जनरली होते हैं, इफ यू सी, अगर हम देखेंगे बेटा ये जो प्रोटीन्स होते हैं जनरली a protein is made up of 250 to, एक प्रोटीन जो होता है जनरली इट इज मेड अप ऑफ 50 to 2000 अमीनो एसिड्स. अगर देखा जाए एवरेज में, जब हम देखते हैं एक प्रोटीन में 50 से लेकर 2000 तक अमीनो एसिड्स एवरेज में होते हैं. दैट मीन्स इट्स अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल. हालांकि कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी हैं, अगर आप देखेंगे एक प्रोटीन है जिसका नाम है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन. ये हार्मोन जो होता है ये रिलीज होता है फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टिक्स. इट इज ओनली मेड अप ऑफ 39 अमीनो एसिड्स. 39 अमीनो एसिड्स. अगर आप देखेंगे एक प्रोटीन है जिसको बेटा हम बोलते हैं ग्लूटामेट. एक प्रोटीन है बेटा जिसको हम बोलते हैं ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, एंड दिस प्रोटीन is made up of 9300 amino acids. In fact, if you see a protein which is present in our muscles, that is called as titin. Titin is a protein found in our muscles and it is made up of 27,000 amino acids. 27,000 amino acids. So if we see प्रोटीन्स जो होते हैं बेटा जनरली इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है प्रोटीन्स का, जैसे मैंने पहले भी बताया, 10,000 डाल्टन के अराउंड, 10,000 डाल्टन के ऊपर ही होता है. जनरली देयर मॉलिक्यूलर वेट इज मोर देन 10,000 डाल्टन्स. तो बेटा याद रखिए ये जो प्रोटीन्स होते हैं, एक प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं कोलेजन. याद रखिए एक प्रोटीन है दिस नोन एज कोलेजन, और दूसरा प्रोटीन इसको याद रखिए एंट्रेंस के लिए, उसको हम बोलते हैं रबिस्को. आपने पढ़ा होगा बॉटनी में, फोटोसिंथेसिस में इसका रोल रबिस्को. कोलेजन जो बेटा है इट इज एनिमल प्रोटीन एंड इट इज द मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन. मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन. और अगर आपसे पूछा जाएगा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ, so most abundant protein on the earth, in fact I can say biosphere, that is rubisco. This is the most important protein on earth, but the most abundant protein on the earth and most abundant animal protein is the collagen. तो बेटा we are here actually to discuss. तो मेरा actually आज पढ़ाने का जो प्लान है that is actually we have to study the structure of proteins. हमें पता है कि प्रोटीन्स का रोल क्या है, ये तो हमने पढ़ा है. प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो तो हमें पता है. अब हम देखना चाहते हैं as far as नीट इज कंसर्न, या आपका 11th का जो सिलेबस है वहां पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन पोर्शन में पढ़ना है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये प्रोटीन्स कैसे होते हैं, इनकी शेप कैसी होती है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो बेटा अगर आप देखेंगे द प्रोटीन्स जनरली एग्जिस्ट इन 4 स्ट्रक्चर्स. प्रोटीन्स की जनरली बेटा 4 स्ट्रक्चर्स होती हैं. प्रोटीन्स एग्जिस्ट इन 4 स्ट्रक्चर्स. एक स्ट्रक्चर होते बेटा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर.
प्राइमरी स्ट्रक्चर, या ऐसे भी लिखते हैं 1 डिग्री प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स की होती है उसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तीसरी होती है उसको बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। और सब कुछ प्रोटीन्स की एक और स्ट्रक्चर भी होती है उसको बेटा हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। नाउ रिमेंबर, बी केयरफुल, जब हम प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमें कहा जाता है कि प्रोटीन्स एग्जिबिट 4 स्ट्रक्चर्स। एक प्रोटीन की जब स्ट्रक्चर देखेंगे इन्हीं चारों में से कोई स्ट्रक्चर हो सकती है एक प्रोटीन की। कुछ प्रोटीन्स एग्जिबिट करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, कुछ होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, कुछ होते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसको हम टर्शियरी बोलते हैं, और कुछ प्रोटीन्स एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो बेटा ये क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है, नाउ लेट अस सी। तो बेटा देखते हैं कि ये प्रोटीन्स की प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है। चलिए बेटा आज हम देखते हैं कि व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दीज प्रोटीन्स। तो पहले हम स्टडी करेंगे प्रोटीन्स की प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे बेटा, आज हम देखते हैं पहले स्ट्रक्चर में कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो देखिए बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है। आपको पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है। जब अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं, अमीनो एसिड्स के दरमियान एक लिंक बन जाती है जिसको आप बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। अगर बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक हो जाए तो हमें बनेगी एक लंबी सी चेन। हम उसको बोलेंगे दिस इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, दिस इज अ प्रोटीन और दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड। उस प्रोटीन की अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे बेटा, जैसे आपको पता है राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम्स आर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरीज, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड्स क्रिएट कर देते हैं और एक प्रोटीन बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर समझाने के लिए एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूं। सपोज मेरे पास एक प्रोटीन है, उसमें एक अमीनो एसिड है दैट इज ग्लाइसिन। उसके बाद उस ग्लाइसिन को लिंक है एक अमीनो एसिड के साथ दैट इज एलेनिन, और उस एलेनिन को लिंक है सपोज एक अमीनो एसिड के साथ दैट इज ग्लाइसिन, एंड ग्लाइसिन इज in turn linked with amino acid alanine. I am using here simple amino acids because I have to draw their structure. It will take a lot of time. So मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि suppose हमारे पास एक प्रोटीन है। हालांकि प्रोटीन्स के पास प्रोटीन्स आर मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, कम से कम 50 तो होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको कहता हूँ सपोज दिस इज अ प्रोटीन। Here we see amino acid glycine, alanine, glycine, alanine. They are linked by peptide bonds. They are linked by peptide bonds. If you see, अगर हम कहेंगे how the peptide bonds are formed between these amino acids, हमें पता है पहले ग्लाइसिन जो है, अगर हम ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हमें ऐसा मिलेगा। एक अमीनो एसिड है NH2, यहां पर सेंट्रल कार्बन H, यहां पर R के बदले यहां पर बेटा क्या आएगा वैल्यू ग्लाइसिन में, R होती है साइड चेन, तो यहां पर ग्लाइसिन में उसका वैल्यू होता है H। तो यहां पर COOH, इज दिस अमीनो एसिड ग्लाइसिन? यस, दिस इज अमीनो एसिड ग्लाइसिन। उसके बाद एलेनिन, एलेनिन में भी यही होता है, सिर्फ यहां पर R के बदले हाइड्रोजन के बदले वहां पर CH3, तो NH2, कैन आई राइट इट लाइक दिस, CH, यहां पर लिखेंगे हम CH3, यहां पर C, डबल बॉन्ड OH, ओके, दिस इज एलेनिन। तो ग्लाइसिन कैसे होगा, नेक्स्ट NH, H, C, H, H, C, OH, ओके, दिस इज ग्लाइसिन। तो एलेनिन यहां पर H के बदले रिप्लेस कर दीजिए इसको
H, NH2, CH, यहाँ पर एलेनिन में H के बदले CH3, COOH, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई अमीनो एसिड दूसरा नहीं है तो मैं इसको COOH लिखूंगा, अदरवाइज मैं इसको खोल के लिख लेता। जैसे मैंने यहाँ पर NH2 लिखा है ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर कोई अमीनो एसिड नहीं है। यहाँ पर दो को मैंने लिंक करना है तो मैंने इनको कार्बोक्सिलिक एसिड को और अमीन ग्रुप को दोनों को यहाँ पर खोल के लिखता हूँ। तो ये 4 अमीनो एसिड्स हैं। आपको पता है बेटा एक्चुअली फर्क है यहाँ पर इन अमीनो एसिड्स में। यहाँ पर जो आपको पता है कार्बन का, सेंट्रल कार्बन का जो लिंक होता है साइड चेन, उसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर ग्लाइसिन में H है, एलेनिन में CH3 है, बाकी सेम। तो जब पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे, आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड बनता है एक अमीनो एसिड के अमीन ग्रुप को और दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड एक अमीनो एसिड का होगा लिंक्ड विद द अल्फा कार्बन एंड दिस अमीन ग्रुप लिंक्ड विद द अल्फा कार्बन, यू नो इट वेरी वेल। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा बेटा, आपको पता है COOH, यहाँ का OH निकलेगा और यहाँ का H निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। यहाँ का OH और H निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, यहाँ का OH और यहाँ का H निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। और आप देखेंगे बेटा इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान आप देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा जिसको आप बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। अब इस अमीनो एसिड और इस अमीनो एसिड के दरमियान ये जो लिंक बन जाएगी, यही लिंक जो होती है आप इसको कहेंगे दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज हियर पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज हियर पेप्टाइड बॉन्ड। ये कोवैलेंट लिंक आ गई तो आप कहते हैं बेटा दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो 4 अमीनो एसिड्स हैं तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे? 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला है इफ यू नो द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स सब्ट्रैक्ट इट बाय 1 n-1 यू विल गेट द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब बेटा देखिए ये एक प्रोटीन है, अब यहाँ पर इसके अमीनो एसिड्स हैं। तो जब मैंने एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर ड्रा की, जब मैंने आपको बताया कि इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड हैं, कौन कौन से अमीनो एसिड हैं, इसमें तो ग्लाइसिन है और इसमें तो एलेनिन है और कोई किस्म का अमीनो एसिड नहीं है। तो मैं आपको कहता हूं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, कौन कौन से अमीनो एसिड्स इसमें हैं। और मैं आपको ये भी बताता हूं कि इन अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस क्या है, पहले ग्लाइसिन है, फिर एलेनिन, फिर ग्लाइसिन, फिर एलेनिन। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस क्या है। यहाँ पर ग्लाइसिन फॉलोड बाय एलेनिन फॉलोड बाय ग्लाइसिन व्हिच इज इन टर्न फॉलोड बाय एलेनिन। और मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि कितने अमीनो एसिड्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि इस प्रोटीन की स्ट्रक्चर में हमें दिखते हैं 4 अमीनो एसिड्स। तो जब आपको किसी प्रोटीन की स्ट्रक्चर आपको ये बता दे कि वहां पर कितने अमीनो एसिड्स हैं, उन अमीनो एसिड्स का नंबर क्या है और उन अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस क्या है, तो उसी स्ट्रक्चर को बेटा हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो जब राइबोसोम बनाते हैं ना एक प्रोटीन को, अमीनो एसिड्स को जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो वो प्रोटीन बन के आता है उस प्रोटीन की जो सबसे पहली स्ट्रक्चर होती है उसको बेटा हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो क्या हम नहीं कह सकते, अगर मैं आपको कहूंगा बेटा आप बताइए मुझे व्हाट इज दिस, आप कहेंगे सर इट इज मीथेन। मैं कहूंगा इस केमिकल का स्ट्रक्चर क्या है, आप कहेंगे सर दिस इज सी, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन। मैं कहूँगा बेटा ये क्या है, आप कहेंगे सर दिस इज वाटर। मैं कहूँगा इस केमिकल की स्ट्रक्चर, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन, इट इज बॉन्डेड विद 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो मैं कहूँगा जैसे हर एक केमिकल की एक स्ट्रक्चरल फार्मूला होती है, सिमिलरली हर एक प्रोटीन की एक स्ट्रक्चरल फार्मूला होती है। और एक प्रोटीन की जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होती है, एक प्रोटीन की जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होती है बेटा, वही तो होती है उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर।
एक primary structure of protein is nothing, it is simply the structural formula of a protein which tells us about the number, sequence and type of amino acids present in a particular protein. तो बेटा याद रखिए, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये बनता है, राइबोसोम बनाता है एक प्रोटीन को, जो इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। इसको कौन गवर्न करता है, एक प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसी होगी, इट इज डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक कोड, इट इज डिटरमाइंड बाय द डीएनए, इट डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन इन द डीएनए व्हिच टाइप ऑफ प्रोटीन इट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड, which type of protein the ribosomes have to synthesize, that is dictated by the DNA. तो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होगा एक प्रोटीन का, वो डिपेंड करता है डीएनए पर, जेनेटिक कोड पर। ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस में जो डीएनए है उस डीएनए की इंफॉर्मेशन क्या है, एक प्रोटीन में कैसे कैसे अमीनो एसिड्स और क्या अरेंजमेंट रखना है। हालांकि आप कहते हैं बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपली टेल्स अस अबाउट द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ द अमीनो एसिड्स, आई कैन से यस। बेटा याद रखिए, हालांकि प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें सिर्फ बताता है इसके टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स क्या है, सीक्वेंस क्या है और नंबर क्या है, लेकिन अगर जरा सी भी चेंज आ जाए प्राइमरी स्ट्रक्चर में, एक प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर चेंज हो जाए, बिगड़ जाए, चेंज आ जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, तो इस प्रोटीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी और उस प्रोटीन की फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। तो याद रखिए, एक प्रोटीन की फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी या एक प्रोटीन की जो हम बेटा बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, बोथ फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी as well as biological property, they depend upon primary structure. If there is a simple change in the primary structure, that will be reflected in the biological as well as physiological structure. If there is a slight change in the primary structure, I repeat, अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में जरा सी भी चेंज आएगी, इसका मतलब है वो चेंज रिफ्लेक्ट होगी उस प्रोटीन की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी या जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बिगड़ गया तो उसकी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगी, ऑटोमेटिकली उसकी फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप देखेंगे बेटा, अगर आप देखेंगे हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसीज में होता है, हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन, इट इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 574 अमीनो एसिड्स। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है हमारे आरबीसी में, वहां पर 574 अमीनो एसिड्स होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। हीमोग्लोबिन में कितनी चेन्स होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं बेटा, और इनमें अगर आप देखोगे कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 574 अमीनो एसिड। और एक अमीनो एसिड होता है यहां पर, उसको बेटा हम बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। क्या बोलते हैं, जब आप हीमोग्लोबिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हैं वहां पर बीटा चेन में एक अमीनो एसिड होता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूटामिक एसिड। अगर ग्लूटामिक एसिड के बदले एक और अमीनो एसिड वहां पर आ जाए, उसको बेटा हम बोलते हैं वैली। क्या बोलते हैं, देखा गया है कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, जब प्रोटीन बनता है, हीमोग्लोबिन बनते वक्त ग्लूटामिक एसिड के बदले वैलिन आ जाता है, बाकी सारे 573 अमीनो एसिड नॉर्मल रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आती, सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड के बदले वैलिन। तो हीमोग्लोबिन का सारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, हीमोग्लोबिन की पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। अब हीमोग्लोबिन फोल्ड ही नहीं होता है। अगर आप देखेंगे नॉर्मली बेटा आरबीसी ऐसी होती है, ऐसी बाइकनकेव, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन जब ग्लूटामिक एसिड के बदले वैलिन आ जाता है, अब ये प्रोटीन जो है हीमोग्लोबिन, अब ये नॉर्मल शेप में नहीं रहता, अब ये नॉर्मली फोल्ड नहीं होता, अब ये आरबीसी को ऐसे
सुकीज कर देता है, इट बिकम्स सिकल लाइक। हम कहते हैं इन पेशेंट्स में these persons are suffering from anemia that is called sickle cell anemia। तो सिकल सेल एनीमिया दरअसल में वो एनीमिया है जिसमें एक इंसान की आरबीसीज सिकल जैसी होती है, सिकल जैसी। Sickle, you know, which is used in agriculture practices during harvesting season. This sickle शेप्ड बन जाती है सारी आरबीसी, क्योंकि अब ये हीमोग्लोबिन इसमें नॉर्मली फोल्ड नहीं होता है, अब ये आरबीसी की मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करता है। आरबीसी की मेम्ब्रेन जो होती है वो इलास्टिक होती है। जब हीमोग्लोबिन नॉर्मली इसमें अकोमोडेट होता ही नहीं है, अब ये हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो गया, अब ये आरबीसी की सारी मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करता है और आरबीसी जो अभी तक बाइकनकेव थी अब ये बन जाती है सिक्किल जैसी, और ये सेल जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इंसान में एनीमिया डेवलप होता है। हम उसको बोलते हैं सिक्किल सेल एनीमिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि 574 अमीनो एसिड में 573 तो ठीक है, लेकिन सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज हो गया, और उस एक अमीनो एसिड के चेंज होने से क्या मैं कह सकता हूं कि हीमोग्लोबिन की प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज हो गई? एग्जैक्टली एक ही अमीनो एसिड चेंज हो गया, बाकी अनचेंज, लेकिन एक ही अमीनो एसिड चेंज होने से भी प्राइमरी स्ट्रक्चर बिगड़ गया और फर्दर स्ट्रक्चर्स जो हीमोग्लोबिन के हैं, फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, वो सब चेंज हो गई और एक इंसान में डेवलप होने लगी डिजीज जिसको आप बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो बेटा याद रखिए, जब हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर, वी आर एक्चुअली टॉकिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ए प्रोटीन। एक प्रोटीन की स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? एक प्रोटीन की ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स क्या है? जैसे एक केमिकल का स्ट्रक्चर फार्मूला है, एक प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। इट ओनली टेल्स अस अबाउट द नंबर, अरेंजमेंट एंड टाइप्स ऑफ द अमीनो एसिड्स। कैन वी से प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज सिंपली लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स? यस, हम कह सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज सिंपली लीनियर अरेंजमेंट। किसका लीनियर अरेंजमेंट? अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स के दरमियान क्या डेवलप हो गए हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स। बेटा कान खोल कर सुन लीजिए, जब प्राइमरी स्ट्रक्चर बनती है, अमीनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं और कोई बॉन्ड नहीं बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड इज ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो याद रखिए, आपको एंट्रेंस में पूछा जाएगा, the primary structure is of a protein is stabilized by, it is only and only stabilized by covalent bonding between amino acids। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, यहाँ पर कोई हाइड्रोफोबिक एसोसिएशन इंटरेक्शन नहीं होती, कोई वान डेर वाल्स इंटरेक्शन पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो याद रखिए, हम कह सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर इज ऑफ ए प्रोटीन इज लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स व्हिच आर स्टेबलाइज्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइन ग्रुप। इन एडिशन, एक्सेप्शंस में आपको कहीं पर मिलेगी एक और लिंकेज भी हो सकती है, दैट इज डाइसल्फाइड लिंकेज या डाइसल्फाइड बॉन्ड। रेयरली कहीं पर मिलती है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, आपको दिखेंगे कुछ प्रोटीन्स में प्राइमरी स्ट्रक्चर में, लेकिन मैक्सिमम में आपको ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स नहीं मिलेंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलेगा, वान डेर वाल्स इंटरेक्शंस दे डू नॉट प्ले एनी रोल व्हाइल द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। तो बेटा याद रखिए, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, the primary structure of a protein, it governs all the further structure। कभी कोई प्रोटीन जो होता है, जब उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर बनती है तो वो फंक्शन करता है, कभी कोई फंक्शन नहीं करता है। याद रखिए, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स डू नॉट फंक्शन इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स डू नॉट फंक्शन इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर। देन व्हाट हैपेंस टू देम?
अगर वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में फंक्शन नहीं करेंगी तो क्या नॉन फंक्शनल रहेगा प्रोटीन? नो। देन व्हाट हैपेंस? एक्चुअली ये प्रोटीन जिसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इट अंडरगोज मॉडिफिकेशंस, इट अंडरगोज फोल्डिंग, इट फॉर्म्स फोल्ड्स, इट अंडरगोज मॉडिफिकेशंस एंड फॉर्म्स न्यू स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, या बनाएगा टर्शियरी स्ट्रक्चर, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी याद रखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में जनरली प्रोटीन्स फंक्शन नहीं करते हैं। हाँ, कुछ हैं, जैसे इंसुलिन है बेटा, इंसुलिन आपको पता है पेनक्रियास से निकलता है, ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है। तो दूसरी बात, एक और एंजाइम है जिसको बेटा हम बोलते हैं लाइसोजाइम जो होता है। लाइसोजाइम इज एन एंजाइम। ये जो लाइसोजाइम है ये एंजाइम है, आपके नेजल सिक्रीशन में होता है, आपके टीयर में होता है, आपके ईयर वैक्स में होता है। ये बैक्टीरियोसाइडल होता है, इट किल्स द बैक्टीरिया। तो बेटा याद रखिए इंसुलिन और लाइसोजाइम जो होते हैं दे फंक्शन इन देयर प्राइमरी स्ट्रक्चर। ऑल द मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स डू नॉट फंक्शन इन देयर प्राइमरी स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स व्हिच आर लिंक्ड विद वन अनदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर अमीनो एसिड बनाया, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा, चौथा अमीनो एसिड, तो यहाँ पर मैं कौन सा ग्रुप रहा? NH2। फिर इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके NH2 के साथ, लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रह गया। तो क्या हम नहीं कह सकते एक प्रोटीन की जब प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो पोलर होती है, वहां पर पोलैरिटी होती है। पोलर का मतलब द टू एंड्स आर नॉट सिमिलर, दे आर डिसिमिलर। अब देखिए ये प्रोटीन जो है इसका ये एंड जो है यहाँ पर अमाइन ग्रुप है, लेकिन इस प्रोटीन का दूसरा एंड वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो इस टर्मिनल को हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज एन टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड, हम इसको बेटा बोलते हैं N terminal, while as the next terminal, other terminal जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा होता है, this is called C terminal। तो याद रखिए बेटा जब हम प्रोटीन्स की बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक प्रोटीन के पास दो टर्मिनल्स होते हैं, दोनों टर्मिनल्स एक जैसे नहीं होते हैं, पोलर होते हैं। एक टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल में डिफरेंस होता है। वन टर्मिनल कंटेन्स अमाइन ग्रुप दैट इज नोन एज एन टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल कंटेन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज सी टर्मिनल। तो बेटा बाय कन्वेंशन याद रखो बच्चे लोग, कन्वेंशन है आपको जब भी प्राइमरी स्ट्रक्चर ड्रा करनी है एक प्रोटीन की तो आपको एन टर्मिनल बिगिनिंग में रखना है। जब भी आप प्राइमरी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे एक प्रोटीन का, कीप द एन टर्मिनल इन द बिगिनिंग, और ये जो सी टर्मिनल है इसको एंड पर आएगा, ऑटोमेटिकली एंड पर ही आएगा। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, दरअसल ये अरेंजमेंट ये हमें बताता है कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं और उनका क्या अरेंजमेंट है और कितने अमीनो एसिड्स हैं एक प्रोटीन में, और अमीनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना, कोई वैन डर वाल्स एसोसिएशन हमने नहीं देखी। फिर मैंने आपको बताया कि ये तो सिंपली एक लीनियर अरेंजमेंट होता है। इसके बाद हम जाएंगे बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर। तो अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर से मॉडिफाई हो जाते हैं और उनकी दूसरी स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में कल हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को बेटा हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने के लिए मैं आपको कहूँगा बेटा आप आज पहले पढ़कर रख लीजिए थोड़ी सी चीज़ें, थोड़े से कुछ कंसेप्ट्स जो हमें कल यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे ताकि हम अच्छी तरह से समझ आए सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है और टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है। आप थोड़ा सा घर पर पढ़ लीजिए, थोड़ी सी आपने पढ़ा होगा,
फिर उसको रिपीट करिए। एक देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, दूसरी वान डर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं, या जिनको बेटा आप बोलते हैं वान डर वाल्स इंटरेक्शंस, ये क्या होते हैं, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ये घर पर पढ़िए आप, तब हम अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है और टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो रिमेंबर, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वान डर वाल्स एसोसिएशन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, और तीसरा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस या आयनिक बॉन्ड तो आपको पता होगा आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो दैट यू नो। तो बेटा दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने सिर्फ इतना देखा कि प्रोटीन्स की क्या इंपॉर्टेंस है। दे मेक आवर बॉडी कंपोनेंट्स, दे हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दे हेल्प इन टिश्यू रिपेयर, दे मेक आवर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, दे मेक एंटीबॉडीज। इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि हमारी बॉडी में हर एक रिएक्शन जो होती है उसके लिए यूज होते हैं एंजाइम्स, एंड ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। कुछ को छोड़कर, जैसे वो राइबोन्यूक्लियेज है, कुछ अमीनो एसिड्स, कुछ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम्स हैं जैसे राइबोन्यूक्लियेज है, इसी तरह से एक और है कैटलेज है, उनको छोड़कर अगर आप देखेंगे बाकी सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर मेड बाय प्रोटीन्स। ऑल मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स, हमारी बॉडी में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी की होम्योस्टैसिस मेंटेन करके रखते हैं, हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखते हैं, जिनको हम बोलते हैं बेटा हार्मोन्स। मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। सो यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्रोटीन्स। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर में प्राइमरी स्ट्रक्चर आज देखा, तो बेटा कल सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये पढ़कर रखिएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।